हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चन विद प्राची। आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं नागरिकता पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था आर्टिकल 6, आर्टिकल 5 और कुछ भारत के नागरिकों के कर्तव्य या भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार के बारे में, ठीक है, जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आज हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 7 और आर्टिकल 7 भी हमने पढ़ लिया था लगभग। 5 में ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान लागू होने के समय जो भारत में रहते थे तो उनको स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई थी। आर्टिकल 6 में ऐसे व्यक्तियों का वर्णन किया गया है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। और आर्टिकल 7 उन व्यक्तियों का वर्णन करता है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 6 तक कल पढ़ा था और आर्टिकल 7 हम आज पढ़ने वाले हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो लेकिन बाद में फिर भारत में लौट आए रहने के लिए, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 महीने भारत में रहना होगा। आर्टिकल 7 क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला जाता है लेकिन उसका मन बदला, वो बाद से फिर से भारत में रहना चाहता है, तो भारत का नागरिक बन सकता है। किसके द्वारा? रजिस्ट्रेशन के द्वारा। और रजिस्ट्रेशन के बाद उसको कम से कम 6 महीने तक भारत में रहना होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 7 उन व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन किया है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए थे। ठीक है, हम हर आर्टिकल को 1 बाय 1 क्लियर करते जा रहे हैं। ऐसे ही आर्टिकल 8 है। आर्टिकल 8 में क्या है? एक व्यक्ति, आर्टिकल 8 या अनुच्छेद 8, एक ऐसा व्यक्ति जिसके माँ बाप दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए। अविभाजित भारत यानी कि जब तक भारत का विभाजन नहीं हुआ था लेकिन वह भारत के बाहर रह रहे हों, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण या पार्षद की प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया है। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकें। मतलब बेसिकली आर्टिकल 8 क्या कहता है? ऐसा व्यक्ति या तो उसके माँ बाप अविभाजित भारत के हिस्सा रहे हों या उसके दादा दादी, ठीक है, तो वो भारत की सदस्यता ग्रहण कर सकता है अगर वो भारत से बाहर रह रहा है रजिस्ट्रेशन के द्वारा। अब हम इनको एक बार रिकैप करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा पीछे। आर्टिकल 5 पढ़ा, ऐसा व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है। मूल निवासी है मतलब जो संविधान लागू होने के समय यानी 1950 में भारत में था, तो उसको स्वतः ही अपनी भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। आर्टिकल 6 में उन व्यक्तियों का वर्णन है जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे। इसका हमने पीछे डिटेल में भी लिखा है कि कौन किस डेट की, यानी 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए थे या उससे पहले भारत आए थे। ठीक है, आर्टिकल 7 जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया था। और आर्टिकल 8 के बारे में हमने अभी पढ़ा, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है लेकिन भारत से बाहर रह रहा है, उसकी नागरिकता के बारे में प्रबंध करता है। ठीक है, हमें आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इन 7 आर्टिकल को ही पढ़ना है। इन 7 आर्टिकल से ही क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि नागरिकता से संबंधित 5 से 11 तक आर्टिकल में प्रावधान है। संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11। हम इसको बहुत ही अच्छे ढंग से हर वीडियो में 10-10, 15-15 मिनट में बेसिक चीज़ों को सीखते हुए इस वीडियो को हम पढ़ रहे हैं, इसको कंप्लीट कर रहे हैं नागरिकता को। ठीक है, तो हम इसमें कई बार रिवाइज भी करते हैं कि आर्टिकल 5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है। अब हम आते हैं आर्टिकल 9 पे। आर्टिकल 9 क्या है? वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? जो अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। आर्टिकल 9 में वर्णन किया है जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा वह भारत का व्यक्ति, वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता। अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक है, आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार के किसी कानून का निर्माण करती है। बेसिकली नागरिकता के अधिकारों की जो निरंतरता का उल्लेख है वो आर्टिकल 10 करता है कि आपके नागरिकता अधिकार कंटिन्यू कब तक रहेंगे, ये आर्टिकल 10 में बताया गया है। ठीक है,
आर्टिकल 8, 9 और 10। अब आता है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में क्या है? संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता को प्राप्त और समाप्ति के लिए नागरिकता से संबंधित सभी विषयों के संबंध में कानून बना सकती है। यानी कि जैसे नागरिकता अधिनियम सबसे पहले बना था 1955, उसके बाद नागरिकता अधिनियम को 9 बार संशोधित किया गया। अभी हाल फिलहाल में 10 जनवरी 2020 को जो लागू हुआ है नागरिकता अधिनियम, यानी ये CAA जिसके लिए काफ़ी विरोध हुआ था, जिसमें मुस्लिमों के लिए नागरिकता का प्रावधान नहीं था, तो उसका जो नागरिकता अधिनियम है ये 9वें नंबर का था। ये 2019 में हुआ था और लागू हुआ था 10 जनवरी 2020 को। ठीक है, तो हम नागरिकता के जो संबंधित कानून बनाए गए हैं उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता क्या है? कहने को हमारे देश में एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वो स्वतः ही राज्यों पर लागू हो जाते हैं, लेकिन जो राज्य सरकार कानून बनाती है वो केंद्र पर लागू नहीं हो सकते बिना इसके कि केंद्र उसको मंजूरी दे। ठीक है, उसी को हम भारत का संघीय रूप कहते हैं। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता है। हम भारत के नागरिक हैं, हम यूपी के नागरिक नहीं हैं, हम मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम कहाँ के सिटीजन हैं, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसलिए जो हमारे एकल नागरिकता का प्रावधान है वैसे ही ब्रिटेन में था। और दोहरी नागरिकता की बात करी जाए तो जो संघीय देश हैं, स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है, इनमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अब दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है कि अमेरिका का नागरिक देश की नागरिकता के साथ साथ राज्य की नागरिकता भी प्राप्त करता है। उसको राज्य अधिकारों के साथ साथ केंद्र सरकार के अधिकारों को भी प्राप्ति होती है। वो अपने आप को राज्य का नागरिक भी बता सकता है और केंद्र का भी बता सकता है, लेकिन हमारे भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जुन नहीं है, सॉरी, ये है अर्जन और समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। इस अधिनियम को अब तक 9 बार संशोधित किया जा चुका है। नागरिकता की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में बताया है कि नागरिकता की प्राप्ति किस आधार पर हो सकती है। सबसे पहले जन्म से। मान लीजिए, तो सीधी सी बात है, जो व्यक्ति भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1947 से पहले भारत में जन्मा हो, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हो, वो तो ऑटोमेटिक भारत का नागरिक बन गया। लेकिन वो भी बन सकता है जो 1 जुलाई 1947 से पहले जन्मा हो, अपने माता पिता की जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। हम यही पढ़ रहे हैं ना कि किस प्रकार भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। जन्म से होती है, वंश के आधार पर होती है, प्राकृतिक रूप से होती है, रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी होती है, लेकिन हर में किसी न किसी में कुछ थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, हम कंटेंट में अपने हर उस चीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है। पढ़ने को तो अगर आप नागरिकता अधिनियम पढ़ोगे तो कम से कम 4 पेज में वो अधिनियम आप पढ़ पाओगे, लेकिन जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए हम उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। स्मार्ट स्टडी यही होता है कि आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ें, ये नहीं है कि आप पूरे ग्रंथ के ग्रंथ उठाएं और उन्हें पढ़ने बैठ जाएं। ठीक है, तो नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती है? सबसे पहले जन्म से। दूसरा, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर कैसे? कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति या तो 26 जनवरी 1950 को उसका जन्म हुआ हो, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर हुआ हो, वह वंश के आधार पर भारत की नागरिकता या वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है, यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक हों। मान लो 26 जनवरी 1950 और 10 दिसंबर 1992 से पहले अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है और उसके पिता भारतीय हैं या भारत के नागरिक हैं,
तो उसको वंश के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। फिर है हमारा रजिस्ट्रेशन से या पंजीकरण द्वारा। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को जो कि अवैध प्रवासी ना हो, ठीक है, उसको भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है। अब कंडीशन क्या है इसकी? वह भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। जब उसने आवेदन दिया है नागरिकता के लिए, उससे पहले वो 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में रह रहा हो, यानी जब तक भारत का विभाजन नहीं हुआ था उस टाइम वो भारत के बाहर रह रहा हो किसी भी देश में, तो वो पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तीसरा है हमारा वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, तो वह रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। यानी जो भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है पंजीकरण के द्वारा, उसको अपने आवेदन से पूर्व कम से कम 7 वर्ष भारत में बिताने होंगे या 7 वर्ष भारत में रहना होगा, तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तीसरा है प्राकृतिक रूप से। हमने क्या पढ़ा? जन्म से, वंश के आधार पर और पंजीकरण के द्वारा। फिर है प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से किस प्रकार भारत की नागरिकता प्राप्त होती है? केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को जो कि अवैध प्रवासी ना हो, प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता का प्रमाण दे सकती है या प्रमाण कर सकती है, प्रमाण पत्र दे सकती है, ठीक है। फिर है हमारा क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। क्षेत्र समाविष्ट का क्या मतलब है? मान लो कोई भी विदेशी क्षेत्र है जिसका भारत में विलय होता है, ठीक है। जैसे विदेशी क्षेत्र बोले तो जैसे पहले पांडिचेरी था हमारे यहाँ, फ्रांसिस की का उस पर राज था, ठीक है। दमन द्वीप था, गोवा था जहाँ पुर्तगालियों ने राज किया था, तो उनका भारत में विलय हुआ। तो जब वो भारत में विलय हुआ तो वहाँ के जो व्यक्ति थे, क्योंकि उनका क्षेत्र अब कहाँ आ गया? भारत में आ गया, तो वहाँ के जो व्यक्ति थे उनका अपने आप ही भारत की नागरिकता का प्रावधान हो गया, उनको स्वयं ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। तो सीधे सीधे क्षेत्र समाविष्टि क्या है? यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। यानी जिस तारीख को क्षेत्र को अपने भारत में लिया गया है तब से भारत के नागरिक माने जाएंगे। जैसे कि जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना था तो भारत सरकार ने नागरिकता आदेश 1962 जारी किया और यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया था। अब हमने अब तक क्या पढ़ा? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। उसके बाद हमने पढ़ा कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती है। अब हम पढ़ेंगे कि नागरिकता की समाप्ति कब हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा नागरिकता की समाप्ति कब हो सकती है। स्वैच्छिक त्याग द्वारा। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से ही नागरिकता त्यागना चाहता है तो भारत की नागरिकता का त्याग कर सकता है। दूसरा है बर्खास्तगी द्वारा। बर्खास्तगी यानी कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा है, ये सुरक्षा नहीं है, ये है स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। फिर तीसरा है वंचित करने द्वारा, यानी अगर केंद्र सरकार चाहे तो उसकी नागरिकता ख़त्म कर सकती है। अब वंचित कैसे होता है नागरिकता से? या तो उसने नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त करी हो, या उस नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया है, या फिर उस नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किए हों, या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। या फिर नेक्स्ट है हमारा यदि वह नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। ठीक है भाई, अब तक हमने जो ये पढ़ा है इसका रिवीजन आप एक बार वीडियो दोबारा पढ़ के इसको कर सकते हैं। वैसे मैंने इसमें कई बार रिपीट करा है चीज़ों को। आर्टिकल 5 26 जनवरी 1950 के जब संविधान लागू हुआ था स्वतः नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है। आर्टिकल 6 ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए थे। आर्टिकल 7 ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान गए थे।
ठीक है। वैसे ही आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 हमारी संविधान नागरिकता के निरंतरता का प्रावधान करता है कि उसके अधिकार कब तक कंटिन्यू रहेंगे। आर्टिकल 11 संसद को ये अधिकार दे सकती है कि उसको नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, हमने बेसिक सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। और ये जो जितने भी नोट्स बनाए हैं मैंने, सारे लक्ष्मीकांत की बुक की समरी है ये। ठीक है, तो आप इनको ये नहीं सोचें कि ये ऐसे ही हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल कंटेंट रहेगा ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अब है हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की मुख्य बातें, यानी जो CAA बहुत टाइम तक बवाल का कारण बना था। दिल्ली में बहुत धरने हुए थे CAA को लेके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। कब लागू होता है? ये होता है 10 जनवरी 2020। बेसिक क्वेश्चन बनता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? 10 जनवरी 2020 को। यह अधिनियम अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3 देश हैं। इन देशों को याद रखना। कौन कौन? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी BPA से याद रख सकते हो आपको। कौन कौन से देश? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। इन देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान था। इसीलिए मुस्लिमों ने CAA का विरोध किया था, यानी सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 का विरोध सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स ने किया था। क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्णन था वो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों के लिए था, ना कि मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा एकल नागरिकता क्या है? ये है हमारी एकल नागरिकता। एकल नागरिकता को हमने पढ़ लिया था वैसे पीछे, तो फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे तो भारतीय संविधान संघीय है, लेकिन इसने दोहरी राज्य पद्धति यानी केंद्र एवं राज्य को अपनाया है। इसलिए इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था है, अर्थात भारतीय नागरिकता, जहां राज्यों के लिए कोई अलग नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अन्य संघ राज्य जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया है। अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक है, बल्कि उस राज्य विशेष का भी नागरिक है जहां वह रहता है। इस तरह से उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त है। इसी संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त हैं। हमने अपनी 2 वीडियोज़ में नागरिकता को बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, प्रत्येक आर्टिकल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, उससे नागरिकता के भारतीय नागरिक के अधिकारों के बारे में पढ़ा है, कर्तव्यों के बारे में पढ़ा है, ऐसे अधिकारों के बारे में पढ़ा है जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। ठीक है, लगभग जितने भी क्वेश्चंस भारतीय नागरिकता से बन सकते हैं वो हमने इन 2 वीडियोस में कवर करे हैं। आप इन दोनों वीडियोस को 1 से 2 बार देखोगे तो आपका मैक्सिमम जो कंटेंट है वो कवर हो जाएगा नागरिकता से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जब भी वैकेंसीज आएंगी आपको बस एग्ज़ाम हिट करना है। थैंक यू।